जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। मैं उम्मीद करूंगा कि आप और आपका परिवार बहुत उम्दा होगा। आप सभी के माता पिता को धीरज द्विवेदी, आपके भाई का प्रणाम और आप सभी को बहुत सारा प्यार। हमने एक ऐसे सीरीज की बात करी है आज कि आज इस वीडियो में आपको हिंदी का एक ऐसा डर था जो सबसे ज्यादा जो है नंबर तो गेन कराता है परीक्षा में, क्योंकि हिंदी को पढ़ने से पहले यह जानना चाहिए कि हिंदी को पढ़ा कैसे जाता है। और पूरे देश में हमें यह पता है कि बच्चे हमें पसंद करते हैं और इस प्यार का आकांक्षी मैं हमेशा रहता हूं और इस प्यार के बल पर ही मैं जीता हूं। यूट्यूब पर पहली ऐसी वीडियो लेकर आया हूं। नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइएगा और एकदम नए सिरे से कंप्लीट हिंदी की वीडियो हम खत्म करने वाले हैं। तो आपका स्वागत है। किस तरीके से हिंदी पढ़ी जाती है, किस तरीके से किताबों का डर जो है किताबों को दूर फेंका जा सकता है, आज के इस वीडियो में बताएंगे। और सबसे ज्यादा गेनिंग पोर्शन है हिंदी का वर्णमाला। बहुत ज्ञान है आपको, मुझे पता है, मुझे फक्र भी है इस बात का। हर बहन हर भाई को बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन आज एक अनोखा अंदाज हिंदी में एक ऐसा टेस्ट डालेंगे कि यह टेस्ट हमेशा बरकरार रहेगा, कभी भी याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वागत है हर शेर हर शेरनी का। हिंदी की बात करते हैं तो एक पेन और एक कॉपी ले लीजिएगा। इसके क्लास नोट्स भी हम प्रोवाइड कराएंगे आपको फ्री में। पूरा फ्री निशुल्क नोट्स प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद। आइए सामान्य हिंदी की अगर बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, आपको याद रखना है सामान्य हिंदी में व्याकरण और साहित्य दो पोर्शन आते हैं। व्याकरण और साहित्य दो पोर्शन आते हैं। 10 सेकेंड में आपको बताना है मुझे कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा और इस व्याकरण और साहित्य को कैसे कवर करना है, और फिर हम चैप्टर पर चलते हैं क्योंकि हिंदी को हम शुरू कर रहे हैं। तो कमर कस लीजिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए। मैं कहता हूं कि अंदाज बहुत निराला होगा। हिंदी साहित्य और हिंदी, देखो हिंदी की बात अगर करता हूं तो व्याकरण पढ़ना पड़ेगा और साहित्य पढ़ना पड़ेगा, जिसमें जो व्याकरण है इसमें कुल 18 से 21 चैप्टर है लगभग। वर्णमाला, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एक सांस में, काल, वर्तनी, विराम चिन्ह, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, अनेकार्थी, अपठित, गद्यांश, रसछंद, अलंकार दूसरी श्वास में। मैं कहता हूं दोस्तों इन सबको पढ़ लिया तो हिंदी पूरी खत्म। तो क्या आप सब तैयार हैं हिंदी को पढ़ने के लिए? तो हिंदी का सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ चुनिंदा एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम कहते हैं कि हिंदी के व्याकरण में पहली वीडियो आज है हिंदी वर्णमाला। तो डाल लीजिएगा और अंदाज एक ऐसा अंदाज जो कहीं नहीं मिलने वाला है। आइए शुरू करते हैं। घमासान हम यहां पर मचाएंगे और एकदम से ऐसा हम रणक्षेत्र तैयार करने वाले हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। ये तो दो लाइनें सबको पता होती हैं, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब हम हिंदी की बात करते हैं तो अगर पूछा जाए हिंदी शब्द कहां से आया तो ईरानियों ने दिया है। हिंदी शब्द में सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला चैप्टर है वर्णमाला, जो सबसे ज्यादा नंबर गेन कराता है। वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला है। जिस तरीके से दोस्तों एक पुरुष अपने गले में माला धारण करता है, जिस तरीके से एक स्त्री अपने गले में सुंदर माला धारण करती है, और उस सुंदर माला में क्या होता है कि मोतियों का वो व्यवस्थित क्रम होता है जिसको माला कहा जाता है, और उससे स्त्री की शोभा बढ़ जाती है। इसी तरीके से वर्णमाला में क्या होता है? व्यवस्थित क्रम होता है। किसका प्यारे? वर्णों का व्यवस्थित क्रम होता है। और एक बात याद रखना कि वर्णों की अगर बात हुई है तो वर्ण क्या है? वर्ण दोस्तों याद रखना है कि वर्ण और अक्षर क्या अलग अलग है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। कभी भी गलती से यह ना सोचना कि वर्ण अक्षर एक ही है, क्योंकि अभी समस्या यहां पर आएगी, समस्या यहां पर आ जाएगी। समस्या यहां पर आ जाएगी कि समस्या अगर आती है तो कहां पर आती है, समझने की कोशिश कीजिए। वर्ण अक्षर एक ही चीज है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, सर वही वर्ण है, वही अक्षर है। अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि वर्ण अगर देखा जाए तो वर्ण हिंदी में कितने हैं? सर 52 हैं। और इन 52 वर्णों को किसमें लिखा जाता है? तो लिखा जाता है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। यह बताया गया है कि हमें संविधान में यह इंडिकेट किया गया है कि 14 सितंबर 1949 को हमारी जो हिंदी है ना, यह हमारी एक राजभाषा बनती है जिसमें 52 वर्ण देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। और इसीलिए हम 14 सितंबर को मनाते हैं हर साल हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और जबकि वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को। बात खत्म हो जाती यहां पर, ठीक है। जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण है, ठीक है बात।
अगर हम भाषा की इकाई की बात करते हैं तो भाषा की इकाई में दो चीजें आती हैं, और यहां से दो नहीं बल्कि यहां से बन जाती हैं चार चीजें। मेरे लाल समझने की कोशिश कीजिए। भाषा की सबसे बिल्कुल देखिए, कंसंट्रेशन बना लेना है, आपसे हाथ जोड़ता हूं, आपसे जो भी करवा लो आप बिल्कुल करने को तैयार हूं। कंसंट्रेशन बना लेना, क्योंकि इसमें कोई वो सवाल नहीं आना चाहिए जो इससे अलग हो, ठीक है ना, रिक्वेस्ट है। भाषा की दो चीजें हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। लेकिन बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर क्या ध्वनि भी कहा जाता है? हां सर, ध्वनि भी कहा जाता है। अभी देखना इसमें कितना बड़ा फर्क होगा। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहा जाता है? तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को कहा जाता है शब्द कहा जाता है। क्या मैं यही बता रहा हूं? सर बिल्कुल यही बता रहा हूं, तो यही तो मैंने लिखा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या ध्वनि कहा जाता है, और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को शब्द कहा जाता है। चूंकि वर्ण मैंने आपको बताया है कि कोई भी ऐसा वर्ण है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वही वर्ण या अक्षर है। सर मैंने कहा कि क्या? मैंने कहा कोई आ है, तो हमने कहा ये तो सर वर्ण हो गया। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि सार्थक, ये छोटी इकाई वर्ण ध्वनि तब तक है जब तक उसका अर्थ नहीं निकलता, इसका अर्थ नहीं निकलता। सार्थक का मतलब होता है सार्थक, सा माने सहित, अर्थ माने अर्थ के साथ। जहां पर सार्थक यानी अर्थ साथ में हो उसको हम कहेंगे शब्द होता है। तो सार्थक का मतलब, जैसे मैंने लिख दिया कि कोई का है, मैंने कोई लिख दिया कोई ला है, मैंने कोई लिख दिया कोई मां है, ये वर्ण है। और मैंने इससे एक अक्षर बना दिया, मैंने कह दिया कमल, ये शब्द हो गया। अभी यहां पर कोई अर्थ नहीं था, मैंने इससे बना दिया सर कलम, ये क्या हो गया? ये शब्द हो गया। तो समझ गए ना? अब बात यहां पर आती है कि जब बात आपने देखी कि सर ये वर्ण ध्वनि दो दो आ रही है, लेकिन मैंने तो एग्जाम में ये देखा कि ये दोनों अलग है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? तो लिखते हैं वर्ण को। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? तो अगर डीप में पूछा जाए तो ध्वनि को। यही फर्क है दोस्तों। दो चीजें पूछी जाएंगी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण और ध्वनि मार देना, चिंता न करना अगर ऑप्शन मिल जाए जैसा जैसा। और सार्थक इकाई पूछी जाए तो शब्द मार देना। लेकिन कुछ बच्चे परेशान होंगे कि सर वर्ण ध्वनि एक साथ में। मैंने कहा अगर डीप में पूछेगा तो वर्ण को लिखा जाता है, इसलिए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे तो वर्ण मार देना। मौखिक बोलकर हम चीजों को ध्वनि के माध्यम से प्रसारित करते हैं तो ध्वनि मार देना, बात खत्म हो जाती है। अब समझने की कोशिश कीजिए आगे। वर्ण के भेद सब जानते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं, लेकिन वो नायाब तरीका आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं, मुझे लगता है कि उससे आप, उस टेस्ट से आप टच नहीं हुए होंगे अभी तक। समझने की कोशिश कीजिएगा कि वर्ण के भेद होते हैं दो। एग्जाम में यह पिछली बार पूछा भी गया था कि वर्ण के भेद कितने होते हैं? सर दो होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। हां सर बहुत बढ़िया। अगर स्वर होता है तो स्वर क्या है? स्वर का मतलब सा से स्वर, सा से स्वतंत्र, जिनको किसी की आवश्यकता ना पड़े, जो अपने पैरों पर स्वयं खड़े हो। अरे सर स्वर यानी वोवेल उन ध्वनियों को कहा जाता है जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं, किसी की जरूरत नहीं पड़ती। भाई तुम अपना देखो, मेरे से मतलब नहीं है, मैं स्वयं हूं। तो मैंने कहा कि स्वर की अगर मैं बात करता हूं तो स्वर को किसी भी तरह की सहायता नहीं चाहिए। और व्यंजन एक ऐसा है, व्यंजन को कहा जाता है कि इनके बिना ये बोले नहीं जा सकते, यानी जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। सर देखिए ये तो सब जानते हैं, लेकिन इसके की आगे की जो कड़ी है ना, ये बहुत दिक्कत करती है कि लिखने के आधार पर स्वर की संख्या कितनी है, उच्चारण करने के आधार पर स्वर की संख्या कितनी है। एक नया अंदाज, एक नया टेस्ट समझने की कोशिश करिए। स्वर जो स्वतंत्र है, राइट, और अगर स्वर स्वतंत्र है तो इनकी संख्या आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ ए ओ और री। बोले सर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे सर दुनिया जानती है कि 11 स्वर होते हैं। सर ठीक बात है, स्वर की संख्या 11 है, बात क्लियर हो गई। लेकिन लिखने के आधार पर स्वर की संख्या कितने मारेंगे, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी मारेंगे, तो हमें यह पता होना चाहिए कि अगर हमें लिखने के आधार पर पूछेगा तो हम 11 मारेंगे,
अगर उच्चारण के आधार पर पूछेगा तो 10 मारेंगे। कैसे? क्योंकि लिख रहे हैं आ से लेकर री तक। लेकिन क्या आपने अपने दैनिक जीवन में रा का इस्तेमाल किया होगा, रा के ऊपर मात्रा चढ़ा के री का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन उच्चारण के आधार पर कभी भी री को नहीं माना जाता, इसलिए ये 10 हो जाते हैं और लिखने के आधार पर ये 11 हो जाते हैं। यही तो मैं बता रहा हूं, लिखने के आधार पर 11 है स्वर, उच्चारण के आधार पर कितने हैं? 10 माने जाते हैं। पूरी तरीके से मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई डाउट, एनी डाउट? मैं कहता हूं सर बिल्कुल हो ही नहीं सकता, कतई एकदम से साधारण तरीके से। स्वरों के प्रकार बहुत होते हैं। जीभ के आधार पर बता दो स्वर कितने हैं। सर ओष्ठ के आधार पर बता दो स्वर कितने हैं। सर मुख के खोलने के द्वार के आधार पर बता दो, समस्या खड़ी हो जाएगी। मैं कहता हूं स्वरों के प्रकार 3 टाइप में बताने वाला हूं, समझ लो। जिंदगी में आपको विब्रत अगर आ जाए, अर्धविब्रत आ जाए, एक क्वेश्चन कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ऐसा ट्रिक टेस्ट हमने डाला है, इसमें ट्रिकी टेस्ट डाला है। देखो, उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, समझ लीजिएगा। उच्चारण के आधार पर ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर। अगर मैं आपसे गलती से यह पूछ दूं कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, बच्चे कंफ्यूज। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि यह दीर्घ स्वर है, कौन से मात्रिक छंद, कितनी मात्रिक छंद की बात करता है, ह्रस्व स्वर कितने मात्रिक छंद की बात करता है, तो समझिएगा ह्रस्व स्वर दोस्तों क्या है? एक मात्रिक छंद है। क्या है? एक मात्रिक छंद है, यानी एक मात्रिक स्वर है, छंद छोड़ो स्वर। और यह क्या है? यह द्विमात्रिक है, 2 मात्राएं जहां पर पाई जाए। और प्लुत स्वर है त्रिमात्रिक, यह एग्जाम में पूछा भी गया है, त्रिमात्रिक। अब बोले सर ये कौन सी बला है, यह तो कभी किताबों में भी नहीं मिलता। मैं कहता हूं बहुत बढ़िया टेस्ट है। देखो, ह्रस्व स्वर की बात करता हूं तो ह्रस्व स्वर है कम समय, जिसमें कम समय लगता है, जिसमें एक मात्रा का यहां पर उत्पन्न हो, एक मात्रा पाई जाए। सर आ ई उ री, ह्रस्व का मतलब है कम समय, दीर्घ स्वर का मतलब है ह्रस्व से 2 गुना, इसलिए इसको दा से दीर्घ, दा से द्विमात्रिक, दा से 2 गुना, तो इसलिए द्विमात्रिक। ये एक मात्रिक, ये द्विमात्रिक। और प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक क्यों कहते हैं, समझो। ह्रस्व स्वर से 3 गुना, यानी इससे 3 गुना अगर बोलने में समय लगता है, दम लगती है, तो उसको प्लुत स्वर कहा जाता, इसलिए 3 गुने का मतलब है त्रिमात्रिक। बात खत्म हो जाती है। इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाता हूं, आइए जानते हैं। देखो, दम लगा दूंगा, चिंता मत करो। ह्रस्व स्वर की संख्या सर 4 होती है, नोट कर लो। दीर्घ स्वर की संख्या सर 7 होती है। ये जो आपको ह्रस्व स्वर अ ई उ री कम समय लग रहा, इसका बड़ा रूप आ ई उ, इसमें क्या है? दीर्घ स्वर, ऐसा लगता है स्वीट घुसेड़ दी हो, है ना। तो ये क्या है? इसमें 2 गुना स्वर, 2 गुना समय ज्यादा लग रहा। इनकी संख्या याद रखना 4, इनकी संख्या याद रखना 7। इनको मूल स्वर भी कहा जाता है, हिंदी में इनको मूल स्वर कहा जाता है। तो एग्जाम में कभी भयभीत नहीं होना कि मूल स्वर किसे कहते हैं। अरे सर, मूल स्वर को कहा जाता है ह्रस्व स्वर, इनकी संख्या 4 होती है। याद रखना है मेरे प्यारे कि 7 संख्या वाले दीर्घ स्वर है। मैंने कहा आ ह्रस्व हो गया, आ दीर्घ हो गया, और प्लुत में इससे 3 गुना, यानी इससे भी ज्यादा, ह्रस्व स्वर से 3 गुना। बाप रे, रे मोहना, रोना धोना गाना। बोले किसी ने मार दिया बच्चे को मार दिया, बोले ये आवाज परमानेंट निकल रही है, ये आवाज का जो आलाप है, ये आवाज का आलाप है। ये रोना ही क्या है? ये प्लुत स्वर है, जहां ज्यादा समय, ज्यादा मात्राओं का इस्तेमाल हो। मैंने कहा सर क्या है ना, तो ऐसे रो रहे हैं, है ना, समझ रहे ना मेरी चीजें। चलो आते हैं, जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं? जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार हैं। बोलो, समझ में आ रहा है? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, एकदम से मजा आने वाला है। देखो, जीव के आधार पर जो स्वर है वो 3 है। सर जीव का मतलब है जो हमारी टंग है। जीव के आधार पर जो जीव का हिस्सा क्या रहे? सक्रिय रहे,
जिसमें जीभ का कौन सा भाग सक्रिय है? जीभ का आगे का भाग, इसलिए अग्रस्वर हो गया। जीभ का मध्य का भाग, जिसमें आप चूरन चटनी रखते हो बीच में, यानी इसके नोक के पीछे वाला, और जो गले से लगा हुआ है पश्च स्वर। कितना आनंदित करता हूं मैं, देखिए पढ़ा के। अग्रस्वर का मतलब है आप ई। आपका जब आगे का जीभ का हिस्सा सक्रिय रहता है, इसमें 4 स्वर आते हैं, और सबसे ज्यादा यह पूछा जाता है मध्य स्वर कितने होते हैं? सर 1 होता है। सर आप बोल के देखो, ऐसा लगता है बीच के हिस्से से आवाज आ रही है। और जब आप कहोगे आ, तो आपके गले से आ रही। गले का मतलब है जीभ का पिछला हिस्सा, और गले से संबंधित है। सर बिल्कुल क्लियर है कि आ, उ और छोटा उ, बड़ा उ, ओ, औ, ये सर क्या है? ये 5 है, ये 1 है। इतना याद रखना, मैं आपको बता देता हूं। और अगर इसको पढ़ लिया ना, तो सारे स्वर खत्म, और मजा तो तब आएगा जब इसके बाद की बात होगी। इसमें देखना कितना मस्ती से पढ़ा देते हैं। जिंदगी में किसी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि समृद्ध क्या था। बोलेगे सर ऐसा पढ़ा दिया, जिंदगी में नहीं भूल सकते। मैंने कहा यार याद करके तो देखो। मुख द्वार खुलने के आधार पर, जैसे गेट नहीं खुलता, बोला थोड़ा गेट खोलना, देख लेना कोई आ तो नहीं रहा है ना। पूरा नहीं खोला, फट्टा जैसे पूरे खोल दिए गेट, है ना। सारा कूड़ा अंदर आ रहा। ऐसे ही मुख को पूरा नहीं खोलना, नहीं तो मच्छर घुस जाएगा, मक्खी घुस जाएगी। इसलिए मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं समृद्ध। अब क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा, 35 क्वेश्चन में इस वीडियो में अभी कराऊंगा। क्या आप सब तैयार हो? इस वीडियो को खत्म करने के बाद 35 क्वेश्चन कराऊंगा मैं। क्या आप सब तैयार हो? चलो, मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर होते हैं 4। एक सर समृद्ध होता है, एक अर्ध समृद्ध होता है, विव्रत होता है, अर्ध विव्रत। क्वेश्चन कैसे आता है? निम्नलिखित में कौन सा समृद्ध स्वर है, निम्नलिखित में कौन सा विव्रत स्वर है? अब देखो, सामान्य समृद्ध होता है और सामान्य होता है सिला हुआ। बस इतना नोट कर लेना, यह ट्रिक है मेरी। जिंदगी में तुमको ना भूलने नहीं दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। समृद्ध का मतलब होता है सिला हुआ। बोले सर कैसे? अच्छा मैं इस मुंह को सिल दूं यहां से। अच्छा कोई भी बोरा होता है, फट्टा होता है, उसको सिला जाता है तो उसका मुंह बंद नहीं हो जाता है। अब बंद हो जाएगा तो बताओ, कोई गेहूं बाहर निकालोगे तो क्या निकलेगा? नहीं ना। अब इसको मैं सिला हुआ कर दूं तो बताओ, सिला हुआ का मतलब है क्या मुंह खुल पाएगा? ज्यादा नहीं दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि जब जो है समृद्ध स्वर होता है, जिसको कहा जाता है लगभग लगभग पूरा बंद मुंह, लगभग लगभग पूरा बंद मुंह जो है, यहां पर इसको माना जाता है। बोले सर कैसे? अब अच्छा बंद मुंह से क्या ई नहीं बोल सकते हो? जैसे समृद्ध का मतलब ऐसे भी याद कर सकते हो, सिला। और किससे सिला जाता है? सुई से। बोले सर सुई से सिलोगे तो करोगे ई ई, है ना। ऊ ऊ, जब जैसे सुई लगेगी कहोगे सर अरे मार डाला ई ई ऊ ऊ। सिला हुआ का मतलब है ई ई ऊ ऊ, जहां पर आप मुंह खोलते नहीं हो, जहां पर मुंह नहीं खोलते हो, समृद्ध स्वर हो जाता है। और अर्ध समृद्ध का मतलब होता है अर्ध खुला, अर्ध समृद्ध। अर्ध यानी उससे थोड़ा ज्यादा, यानी ए ओ थोड़ा खुल गया ज्यादा। विव्रत का मतलब बड़ा, विव्रत का मतलब ब्रॉड, बड़ा। बोले आ फट्टा ऐसा आ, तो जैसे ही फट्टा वैसा हुआ, मैंने कहा आ कर दिया। अब इसका आधा खोल दो, मैंने कहा ए ओ, जो इसमें बचा था, जो इसमें बचा था वो खोल दिया। ठीक है ना। तो समृद्ध का मतलब सिला, सिलोगे सुई या सूजे से। मैंने कहा कि जैसे ही सुई आपके जो है डॉक्टर लगाएगा तो क्या होगा? तो बोला सर कैसी आवाजें निकालोगे ना। मैंने कहा समृद्ध दोस्तों, अर्ध समृद्ध, विव्रत, अर्ध विव्रत। बात खत्म हो जाती है। आइए इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आएंगे। बहुत बढ़िया, मस्ती से पढ़ते रहो, जिंदगी में ना मजे ही मजे हैं। तुमको क्या लगता है? आ जाओ। व्यंजन को दुनिया जानती है, लेकिन व्यंजन को कैसे पढ़ा जाता है, व्यंजन को कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आइए जानते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं बताओ? अगर एग्जाम में काकल्य व्यंजन आ जाए तो बताओ। अगर एग्जाम में प्रकंपित व्यंजन आ जाए तो बताओ। अगर एग्जाम में लुंठित व्यंजन आ जाए तो बताओ। बताओ आगत व्यंजन आ जाए तो बताओ। यही सब पढ़ाने आया हूं। व्यंजन का मतलब है जो स्वर की सहायता से बोला जाए। सर मैंने कहा जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे पर आश्रित है। व्यंजन का मतलब अगर कोई का है तो ये एक व्यंजन है। स्वर की सहायता का मतलब समझिए, इसको प्रयोग करके दिखा देता हूं कि स्वर की सहायता का में स्वर है क्या? सर बिल्कुल है। का को अगर तोड़ोगे तो का हलंत प्लस आ बनकर व्यंजन ही है।
कोई भी आप ले लीजिएगा, चाहे वो संयुक्त व्यंजन हो चाहे कुछ भी हो, हम ये कहते हैं कि जिनमें स्वर की सहायता हो वो व्यंजन है प्यारे, और व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 33 होती है। ये बात दिमाग में बैठा लेना। लेकिन 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 समस्या यहां पर खत्म नहीं होती है, समस्या तो अब शुरू होती है। व्यंजन की जब बात करते हैं, देखो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना, सारे क्लास नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन यहां से कोई भागेगा नहीं। सौगंध है तुम्हें अपनी पढ़ाई की, मैं सौगंध फालतू की चीजों की नहीं देता, सौगंध पढ़ाई की है। आने वाले 6 महीने अगर अपने ऊपर दे दिए तो तुमको कोई हरा नहीं सकता। कोई भी बहन कोई भाई कितने भी घर में काम हो, लेकिन 6 महीने 3 से 4 घंटे अगर पढ़ लेना ईमानदारी से, बिना कोई भी समस्या को क्रिएट किए, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। व्यंजन के भेद तो बहुत हैं, लेकिन व्यंजन जो है स्पर्शी व्यंजन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन 90% बनते हैं। स्पर्शी व्यंजन का मतलब होता है स्पर्श व्यंजन, जिसमें का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है, पा वर्ग होता है, यानी 5 वर्ग होते हैं। बहुत से बच्चे ये वर्ग नहीं जानते होंगे, 1 सेकंड में आपको सिखा देता हूं। दूसरा अंतस्थ व्यंजन होता है जिनकी संख्या 4 होती है, यारा लावा। तीसरा ऊष्म व्यंजन होता है जिनकी संख्या 4 होती है, सा 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 हा। ठीक है ना, ये तो समझ गए। आइए स्पर्श व्यंजन को अगर सही से जान लेते हैं तो एग्जाम का हर क्वेश्चन सही हो जाएगा। एग्जाम का हर क्वेश्चन कैसे सही होगा? स्पर्श व्यंजन सर कितने होते हैं, तो पहला आंसर आपका हो जाएगा सर 25 होते हैं। ये एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। सर ये 25 कैसे होते हैं? तो आपको याद रखना है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं, लेकिन स्पर्श व्यंजन के वर्ग कितने होते हैं? सर वो 5 वर्ग होते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है। सर 5 वर्ग में पहला वर्ग का वर्ग है, दूसरा वर्ग चार है, चा वर्ग है, तीसरा टा है, चौथा आपका ता है और पांचवा आपका पा। कैसे याद करोगे? क च ट तप, याद कर लो, कचट तप। 5 वर्ग होंगे, उसमें 5 उनके लड़के होंगे। का वर्ग में का खा गा घा इंगा, यानी ये कंठ होगा, का खा गा घा। आप बोल के देखो, का ख गा घा, ये आपके कंठ से आ रहा है। चा वर्ग के चा के कितने लड़के? इसके भी 5, चाचा जा झा वह, है ना, बिल्कुल एकदम से सीरियस है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। ये कहां से आ रहे हैं? ऊपर थोड़े आ जाते हैं, तालु। हमें गले से स्टार्ट करना है, हमें ओठ पर आना है। देखना, गले से स्टार्ट कर रहे हैं, ओठ पर आ रहे हैं। अगर एग्जाम में यह पूछ दिया जाए कि सबसे पहला स्पर्श व्यंजन कौन सा होता है, का होता है। सबसे अंतिम स्पर्श व्यंजन क्या होता है? सर मां होता है। मैं एक एक कड़ी को लेकर चल रहा हूं, कोई भी बहन कोई भाई ये ना समझे कि कुछ छोड़ रहा हूं, मैं कतई नहीं छोड़ूंगा। मेरे को जितना आता है मैं सर्वस्व तुमको बता दूंगा, मेरा अनुभव आपके अंदर होगा, ठीक है ना। बात बाकी माफी चाहते हैं। आइए सर, टा वर्ग जो होता है वो टाठा डाढ़ा होता है। थोड़ा सा और आए तो मूर्धन्य में जब जीभ हमारी फोल्ड होकर ऊपर लगती है तो मूर्धा कहते हैं। सर थोड़ा सा आगे और आते हैं, जब हम कहते हैं दांत के आगे आ गए, देखो कंठ से चले थे दांत पे आ गए। सर ता वर्ग में भी ता के लड़के 5 है, ताथा दाधा ना, ये दंत होता है। पा वर्ग सर पाफा बाबा, ये पाक के कितने लड़के हैं? सर ओठ के, यानी ओठ के कितने लड़के हैं? सर पा वर्ग में 5 है, पाफा बाबा मा। तो आपको अगर पूरी तरीके से समझना है तो यहां पे भी समझाऊंगा, समझ लीजिएगा कि स्पर्श व्यंजन में वर्ग कितने हैं। सर 5 है। सर 25 यहां पर स्पर्श व्यंजन की संख्या है, और संख्या अगर 25 है तो समझ लो कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। पहला सवाल, सर 25 होते हैं। हिंदी वर्णमाला के शुरुआती 25 व्यंजन, अर्थात का से मां तक, यानी का से लेकर मां तक। तो शुरुआत यानी स्टार्ट कहां से होता है? हमने कहा यहां पर, और एंड कहां पर होता है? सर यहां पर। मैं फिर से कहता हूं कि इस आप स्पर्श व्यंजन का पहला प्रथम वर्ण कौन सा है? अगर एग्जाम में आ जाए तो का मारिए। अंतिम वर्ण कौन सा, अंतिम स्पर्श व्यंजन कौन सा है? अंतिम वर्ण कौन सा है दोस्तों? तो आप मां मारिएगा। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। अब मेरी समझो, इसको ध्यान से समझ लो। फिर से एक बार ध्यान से मैं दिखा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। ये 5 आपको याद रखने हैं, ये 5 आपको याद रखने हैं। इनमें देखो 5 यहां, 5 5 10 5 15 5 20 5 25, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। दिमाग में ये रख लो। तो ये कंठ हो गया, मैं एक बार फिर से लिखे देता हूं एक लाइन में। ये देखो, ये कंठ हो गया, ये सर तालव्य हो गया, तालु हो गया, ये सर मूर्धा हो गया। इनको याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन कराऊंगा 35। ये सर दंत के द्वारा बोला जाता है, और ये सर ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है। बात खत्म हो गई प्यारे, बात खत्म हो गई ना। मैं आगे बढ़ूं, मैं बढ़ूं आगे, मैं बिल्कुल कहता हूं। चलो थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ाते हैं। मैगी में एक मसाला और डालते हैं। मैगी में एक मसाला और डालता हूं। अनुनासिक क्या होता है?
अनुनासिक का मतलब होता है जिन स्वर के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका, यानी याद रखिएगा, अनुनासिक का मतलब होता है मुख और नाक दोनों से जो बोले जाते हैं वो अनुनासिक कहलाते हैं। अनुनासिक का मतलब होता है कि अनुनासिक पंचमाक्षर होते हैं। अनुनासिक क्या होते हैं, याद रखना, यह ऑप्शन में मिलेगा। अनुनासिक पंचमाक्षर होता है जो मुख नाक से, मुंह और नाक से बोले जाएं। सर हमने कहा सर कैसे, ये देखो लास्ट, हर वर्ग का लास्ट, इंग व ण न म, आप मां बोल के देखो, मां ऐसा लगता है कोई भैंस बोल रही है ना, ऐसा लगता है कोई भैंस बोल रही, बिना नाक के बोल ही नहीं सकते, बिना मुंह के बोल नहीं सकते। तो जहां पर मुंह और नाक लग जाए ये पंचमाक्षर क्यों कहे गए, पंचमाक्षर इसलिए लास्ट का वर्ड 1 2 3 4 5 पंचमाक्षर, पांचवें स्थान, 1 2 3 4 5 पांचवें स्थान, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पांचवें स्थान पर, ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। तो इनको अनुनासिक क्यों कहा गया, पूरी तरीके से हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है ना प्यारे, पूरी तरीके से हमने सिद्ध कर दिया। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये अयोगवाह क्या है, पिछली बार परीक्षा में 2 साल पहले क्या पूछा गया कि ये बता दो कि जो ना तो स्वर है ना व्यंजन है, बच्चा परेशान। ऑप्शन में अंतस्थ दिया गया, ऑप्शन में अयोगवाह दिया गया, ऑप्शन में क्या दिया गया, ऊष्म दिया गया। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया। तो जो तो ना भैया स्वर है और ना ही व्यंजन है, उनको प्यारे क्या कहा जाए, अयोगवाह कहा जाता है। याद रख लो, जो ना भैया स्वर है और जो ना भैया व्यंजन है वो आपके कौन होंगे, वो अयोगवाह होंगे। इनकी संख्या 2 है, समझो, इनकी संख्या 2 है, एक अंग है, एक आहा है, और एक आपको और बता दे इनको आया कहां, ये संस्कृत के विसर्ग श्रेणी से आए हुए हैं। खैर इतना मत याद रखो, लेकिन मैं आपको फिर से बताता हूं। आइए, उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, सब कुछ बताएंगे। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, प्रकंपित व्यंजन कितने होते हैं, समझो, यह परीक्षा में बहुत आता है, बहुत पूछा जाता है। सर उत्क्षिप्त व्यंजन का मतलब क्या होता है कि 2 वर्ण आपको याद रखने हैं, एक आपको ये और एक आपको ये। परीक्षा में कैसे प्रश्न आता है, इसको अभी 35 प्रश्न अभी हम कराने वाले हैं, तो आप सब तैयार रहो। एक एक जो पढ़ा रहा हूं उसका एक एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। उत्क्षिप्त व्यंजन का मतलब होता है जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा का अग्रभाग, जो नोक नहीं होती, नोक, ये झटके के साथ नीचे गिरता है। जैसे ढा, आप एकदम से फोल्ड होके एकदम से झटके के साथ नीचे गिरता है, ढा। जैसे ऊपर से कूदो पट्ट से गिरोगे, है ना, एकदम से गिरोगे। इसका मतलब ढा, ढा से ढक्कन, ठक ठक ठ ठ, है ना। आप ठ कहोगे, ढ यानी ढ कहोगे तो आप ढ आएगा और एकदम से फोल्ड होके जीभ नीचे गिरेगी दांत के पास में। और जब नीचे गिरेगी तो मैं अगर कह देता हूं, जैसे पढ़ाई में कौन सा व्यंजन यूज हुआ, सर पढ़ाई में उत्क्षिप्त व्यंजन यूज हुआ, हो क्या। ऐसे प्रश्न पूछता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, तो ऐसा शब्द ढूंढिए जिसमें उत्क्षिप्त व्यंजन यूज हुआ। तो 2 याद रखना, इनकी संख्या 2 होती है, याद रखिए। और ये दोस्तों क्या है, ये 2 ये रहे। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा और कठिन बनता है, प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन एक ही होता है पूरे वर्णमाला में, याद रखना प्यारे। प्रकंपित व्यंजन एक होता है, और प्रकंपित व्यंजन की मैं बात करता हूं जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा में 2-3 बार कंपन होता है। रा, अब बच्चा ने किताब में पढ़ा, अब बच्चा देखो ना इंटरेस्टिंग कैसे टेस्ट में डालता हूं, समझो। बच्चे ने ये किताब में पढ़ लिया कि सर रा होता है, लेकिन उसने रट लिया। अब अपने छोटे जीवन में, बचपन में आ जाओ, बोला ये क्या है। अगर आप रर कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, अब आप गाड़ी चला रहे हो तो मतलब क्या है, 2-3 बार कंपन हो रहा, जीभ एकदम से ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है सर, एकदम वाइब्रेशन मोड लगा दिया एकदम। बड़े हो जाओगे, बड़े यानी आप करोगे ना, कनपट्टी पे झापड़ और मार देगा कोई घर वाला कि बूढ़े हो गए अभी भी ये कर रहे हो। तो आप रर नहीं करना है। तो मतलब ये क्या है कि ये र का मतलब है प्रकंपित, कंपित होना, और इसी को कहा जाता है सर लुंठित व्यंजन। एग्जाम में अगर आ जाए लुंठित व्यंजन कौन सा है, रा है। सर प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, सर प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, याद रख लीजिएगा, मेरी बात ध्यान रखना। प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, ये ससुर बार बार, प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, ये भी रा है,
बात कंफर्म हो गई ना प्यारे? मैं बिल्कुल आपसे कहता हूं कतई भूलना नहीं। और एक और लास्ट में बताना चाहूंगा, पार्श्विक व्यंजन वो होता है, केवल ला होता है, इसकी भी संख्या एक ही होती, ला, है ना। पार्श्विक व्यंजन का मतलब होता है ऐसा व्यंजन जिसको हम बोलते समय हमारे जीभ के इर्द गिर्द से, आसपास से हवा का, यानी हवा जो है, हवा का संचार होता। ला, जैसे हमने ला बोला तो फोल्ड होके तो नीचे गिरी, लेकिन जीभ के इधर इधर हिस्से से, लेफ्ट एंड राइट से हवा निकल गई। ये सर क्या है? ये पार्श्विक है, पार्श्व भाग से हवा निकल जाए। संयुक्त व्यंजन दुनिया को पता है छत्रक ज्ञास्रा होते हैं, और एक नंबर दुनिया को पता है, एक नंबर हमेशा आता भी है। संयुक्त व्यंजन की संख्या सर कितनी होती है? सर 4 होती है। छत्रक ज्ञास्रा, छत्रक ज्ञास्रा होती है। हमें याद रखना है कि अगर 4 होती है तो इस चार्ट को आपको देखना है कि ये आया कैसे है। पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि छा किसके बाद आता है, तो छा किसके बाद आता है अगर ये पूछा जाए तो ये का के बाद आता है। ये बात याद रखना, छा का क्रम जो है वो है का प्लस सा, और हलंत वाला हमेशा ऑप्शन लेना, हलंत वाला हमेशा ऑप्शन लेना। जैसे अक्षर में देख रहे होंगे, हमने उसी ऑप्शन को ग्रीन करके रखा है। जैसे इसको छा बनाना है तो का प्लस सा से बनाना होगा। जिसमें नक्षत्र में अगर आप यहां पर त्रा यूज हुआ है तो त्रा अगर हमें बनाना है तो ता धन रा, त्रा का यूज, त्रा कैसे बना? संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है कई व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं प्यारे तो वो होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त वाक्य का मतलब होता है जब कई वाक्य मिलते हैं वो है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब होता है कई लोगों का मेल। मैंने कहा त्रा, ता प्लस रा, कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं। त्रा 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 ता रा, त्रा ता रा, ज्ञा ज, बिल्कुल देखिए ध्यान से, ज वहां निकल रहा है, जा वहां। हमेशा एक चीज याद रखना, 3 ऑप्शन तो ऐसे ही काट दोगे जिसमें पहले वाले ऑप्शन में हलंत नहीं। हमेशा संयुक्त व्यंजन में हलंत लेना है। स्रा, देखो सरा, याद ही नहीं करना, कुछ नहीं याद करना। अगर इसमें स्रा यूज हुआ है तो स्रा ऐसे बना होगा। अगर इसमें ज्ञान में ज्ञा है तो जा धन वहां ऐसे बना होगा। अगर त्रा है तो ता धन रा ऐसे बना होगा। अगर छा है तो का धन सा ऐसे बना होगा। बात खत्म हो गई। ये नोट्स वो नोट्स है ना जो एग्जाम में कहीं नहीं मिलने वाले। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, उन टीचर की मैं बहुत कद्र करता हूं, लेकिन दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसे क्लास नोट्स ना मैंने रातों लगाई हैं इनको बनाने में। ठीक है ना? चलो, दंत्योष्ट व्यंजन की बात करें। दंत्योष्ट का मतलब होता है दांत और ओष्ठ के साथ जो बोले जाते हैं उनको दंत्योष्ट कहा जाता है। इनकी संख्या 1 होती है, मैक्सिमम 2 भी मानी जाती है, लेकिन वा याद रखना, और वा के साथ फा भी माना जाता है, लेकिन याद रखना वा जो है हमें याद रखना है कि दंत्योष्ट कैसे, वा। अब आ वा वट, देखो अगर आप बा बकरी वाला बोलते हो तो ये तो केवल ओष्ठ के साथ हो जाएगा, है ना, ओष्ठ। लेकिन आप वा बोलते हो तो इसमें आप देखिएगा ओठ आपका एक दंत में लग जाता है, और चूंकि आप ओठ से बोलते हो तो यहां पर देखिएगा ये ओष्ठ दंत, ओष्ठ बराबर दंत्योष्ठ, और इसलिए ये वाली चीज सेटिस्फाई हो जाती है। ये वाली चीज क्या है? सेटिस्फाई हो जाती है। सर अगर मैं ये कह देता हूं कि काकल्य व्यंजन क्या होता है, कुछ नहीं छोड़ने वाला। सर काकल्य व्यंजन वो है, ऐसा व्यंजन होता है जिनका उच्चारण प्रमुख रूप से कंठ द्वार के प्रयोग द्वारा किया जाता है, जिसका मतलब संख्या याद रखना, काकल्य व्यंजन की संख्या भी 1 होती है। हा जो है हमारा काकल्य है। हा कंठ द्वार के, देखो हा क्या है, सबसे पहली बात हा क्या है। हा की अगर मैं बात करता हूं तो समझने की कोशिश करिएगा, हा तो ऊष्म भी है, लेकिन ऊष्म तो 4 है, ऊष्म 4 है, लेकिन सा है, और सा तो सर 3 है, और उसी में हा है। हमने कहा सर हा अगर है तो क्या ये उतनी ही यहां पर हवा पास करते हैं जितना हा करते हैं? नहीं सर। इसलिए कंठ के द्वारा, कंठ द्वार से, हमेशा याद रखना है, कंठ द्वार से हवा पास करने के माध्यम से हम इनको काकल्य व्यंजन कहते हैं। इसलिए काकल्य व्यंजन में शामिल होता है मात्र हा। ठीक है ना, याद रखिए। और अंतिम बचता है आगत व्यंजन, और फिर चलेंगे हम क्या, फिर चलेंगे हम क्वेश्चंस पर। ठीक है ना, क्या आप सब तैयार हो? एकजुट में तैयार है क्या आप? 35 क्वेश्चन करने वाले हैं। आगत व्यंजन का मतलब होता है जो हमारी नुक्ता वाली, क्या हो, नुक्ता वाली जो है हमारे वर्ण हो, जिनके नीचे नुक्ता लगा होता है, जैसे का, जा, पा, है ना, ये क्या है, नुक्ता। ये हमारी क्या है, हमारे देश में नहीं, हमारे दूसरे देश से आई हैं, यानी दूसरे देश से हमने जो लिया हुआ है
वो सर आगत का मतलब आया हुआ, है ना। हमने कहा जैसे अगर कोई भी है, कोई भी चीज है, जब हम आगे अभी पढ़ाएंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी। तो आगत का मतलब जिसमें आप नुक्ता देखते हो, ये वाली चीजें, है ना। ये बात आपको याद रखनी है। क्या आप सब तैयार हैं? उससे पहले आपको बता दें कि गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी का ऐप डाउनलोड कर लो, सारी चीजें मिलेंगी आपके लिए। बहुत कुछ हमने तैयार करके रखा है, सब्र रखना। ये दोनों चीजें आपके मोबाइल में होनी चाहिए। टेलीग्राम ग्रुप के लिए सही यहां पर सर्च करेंगे, बहुत से लाखों परिवार जुड़े हैं, लाखों बहनें, लाखों भाई जुड़े हुए हैं। इसी वीडियो के नीचे हमने लिंक दे दी है। दो चीजें आपके अच्छी मोबाइल में होनी चाहिए, ठीक है ना। बात बाकी तो दुनिया बहुत सी चीजें अपने मोबाइल में रखती है, हम कहते हैं कि दो होनी चाहिए, बात बाकी हम तो पढ़ा ही रहे हैं। आ जाओ, 1 से लेकर 35 तक चलेंगे, बहुत तेज चलेंगे। हमने पूरे क्लास नोट्स को बहुत मेंटेन तरीके से पढ़ाने की कोशिश करी है, और मुझे लगता है कि 1 से 35 तक जो क्वेश्चन अब आएंगे वो इसी वीडियो में पढ़ाए गए सारी चीजों पर निर्भर करेंगे। आइए, पहला प्रश्न क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या वर्ण है? अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो वर्ण मानी जाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर एग्जाम में पूछी जाए तो आपको क्या मारना है? वर्ण मारना है। और भाषा की अगर यह पूछ लिया जाए कि सार्थक इकाई क्या है? सबसे छोटी सार्थक इकाई, सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछी जाए तो आपको क्या मारना है? तो आपको मारना है शब्द मारना है। मेरी बात को समझ रहे ना। यहां पर सार्थक लगा होता तो शब्द मार देते, यहां पर अगर कुछ नहीं है तो हम वर्ण मार देते। मेरी बात को समझ रहे ना। तो यह बात आपको याद रखनी है। आइए, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? छोटे से उठाएंगे, अंत तक ले जाएंगे, क्योंकि वर्णमाला एक ऐसा चैप्टर है जहां पर हर तरीके का सवाल मिलता है। हिंदी में मूलतः जो वर्णों को लिखा जाता है, मैंने ऑलरेडी बताया, देवनागरी की बात करते हैं। क्या है? हम देवनागरी की बात करते हैं, और देवनागरी को हम लिखते हैं, 52 वर्णों को हम हिंदी में सम्मिलित करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ लेकर जाएंगे। हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियां हैं जिनको हम बिल्कुल क्या है, जिनको हम स्वतंत्र रूप से जो है बोली या लिखी जाती है? जो स्वतंत्र है वही स्वर है, जो स्वतंत्र है वही स्वर है, और जो स्वर की सहायता यानी स्वर की जो भैया हेल्प ले ले, क्या स्वर की अगर हेल्प ले लिया तो वो व्यंजन है। वर्ण ही क्या है? वर्ण ही अक्षर है, और अक्षर ही क्या है? अक्षर ही वर्ण है। इनको क्या एक ही कहते हैं सर? बिल्कुल, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इनकी संख्या होती है 11 हिंदी में, और इनकी संख्या होती है 33। चलिए अगला, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार का व्यंजन है? ला किस प्रकार का व्यंजन है आपको पता होना चाहिए। कि जब हम अभी पढ़ा रहे थे तो आपको यहां पर देखना चाहिए था कि जब हम ला पढ़ा रहे थे तो क्या था। मेरे हिसाब से आपने अगर ध्यान दिया होगा कि प्रकंपित वर्ण जो होता है, प्रकंपित वर्ण अगर देखा जाए रा है, लेकिन पार्श्विक व्यंजन क्या है? ला है। मेरी बात को ध्यान से समझो, क्योंकि जब हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं प्यारे सही होगा, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हम हवा हवा में बहुत सारी बातें कर जाते हैं, यानी बहुत से बच्चे होंगे, लेकिन मुझे यह पता है कि कॉन्सेप्ट अगर तगड़ा आपका क्लियर है तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ला क्या है हमें यह पता होना चाहिए कि ला हमारा जो है एक पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा। उत्क्षिप्त क्या होता है सर? उत्क्षिप्त होते हैं, दो होते हैं, एक आपका ये होता है, एक आपका ये। प्रकंपित को ही लुंठित कहते हैं, और ये आपका हमारा ला हो जाएगा। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर किसके साथ? ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न कहता है स्वर किसे कहते हैं? बिल्कुल बात ऐसे ही कमेंट बॉक्स में आप बने रहिए। मैं कहता हूं कि ना एक एक एग्जाम आपका बीट करा दूंगा, आपकी प्लेलिस्ट में बना दूंगा, चिंता ना करो। जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न के होता है, मैं कहता हूं बिल्कुल सही बात है, इसी पर क्लिक कर दो। स्वर वो है जो स्वतंत्र है, जिनको किसी की आवश्यकता नहीं, अपने पैरों पर खुद खड़े हैं भैया, अपने पैरों पर खुद खड़े हुए हैं। अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, मैं कहता हूं वही स्वर है, और स्वर की संख्या कितनी है सर? 11 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में अग्रस्वर नहीं है। सर अग्रस्वर नहीं है, अरे सर हमने कहा मुख द्वार के खुलने के आधार पर या जीवा के आधार पर? अब देखिएगा, अग्रस्वर की बात करते हैं तो जीवा के आधार पर, ध्यान दो, जीवा के आधार पर। यह क्वेश्चन गलत तो नहीं है? ठीक है, हाँ, जीवा के आधार पर बात की जाए, जीवा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? जीवा के आधार पर स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं 3। अगर 3 होते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए क्या
क्या पता होना चाहिए? एक होता है आपका अग्रस्वर, अग्रस्वर होता है, तो अग्रस्वर में आपके चारों आ जाते हैं मूल स्वर, आ ई उ, है ना, आ ई उ और री। और एक आपका मध्यस्वर होता है, तो मध्यस्वर में क्या आ जाता है आपका, यह आ जाता है। तो आपको यहां पर ध्यान देना है, क्या है, अग्रस्वर नहीं है। अब इसमें आ जाता है एक ट्विस्ट आ जाता है। अगर आप ट्विस्ट की बात करोगे, क्या यह क्वेश्चन गलत की श्रेणी में जा रहा है? 6 नंबर का बी डी, चलो भाई देख लेते हैं 6 नंबर का बी डी। आप देखो अग्रस्वर में जीव का जो है, आप कहते हो क्या ये आ जाएगा? मैं कहता हूं कि क्या इसको आप अग्रस्वर की बात करते हो? तो मैं कहता हूं इसको तो आप मूल स्वर की बात करते हो, मूल स्वर की बात करते हो। और मूल स्वर की बात करोगे तो ये आ जाएगा ह्रस्व स्वर में। और जीवा के आधार पर अगर आप बात करोगे तो ये आ जाएगा आपका किसके अनुसार? ये अनुसार आ जाएगा उच्चारण के आधार पर। और उच्चारण के आधार पर अगर आ जाएगा तो छोटा ई आ जाएगा, है ना, अ ई आ जाएगा, ठीक है ना, ई आ जाएगा, ए आ जाएगा, और ए आ जाएगा तो तुरंत ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर ध्यान से देखने की बात अगर करी जाए तो हम ये कहते हैं, देखिए हम ये कहते हैं कि अग्रस्वर की अगर हम बात करेंगे तो अग्रस्वर में आपके ई और ए आएगा, और ई और ए आएगा तो तुरंत हमें यहां पर लगेगा कि ये वाला। और यहां पर देखोगे तो ऑप्शन नंबर आ दिख रहा है जो मध्य स्वर में आ जाएगा, तुरंत आपको ऑप्शन नंबर ए लगा देना है, ठीक है ना। चाहे आप मूल स्वर से कर लेते तो भी हो जाता, चाहे आप मध्य स्वर से कर लेते तो भी हो जाता, और मध्य स्वर से करोगे तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है ना। हाँ ये देखो मैंने लगाया भी था स्लाइड, यानी ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ? ए के साथ चला जाएगा, चाहे मूल स्वर से कर लेते चाहे मध्य स्वर से कर लेते, यही है। नेक्स्ट, हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में अगर स्वर कितने प्रकार के होते हैं एग्जाम में अगर ये पूछा जाए, यानी स्वरों के लिए जो है स्वर कितने प्रकार के होते हैं, पहली बात अगर पूछा जाए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण में क्या मारोगे? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण मारोगे आप 2 प्रकार के। वर्ण होते हैं 2 प्रकार के, वर्ण में आप स्वर मारोगे और दूसरा आप मारोगे व्यंजन मारोगे। और स्वर व्यंजन आपको पता है कि ये आपके वर्ण हैं, लेकिन वर्ण में अगर स्वर आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो मल्टीपल होते हैं। ओठों के आधार पर कुछ और होता है, जीभ के आधार पर कुछ और होता है, और मुख के खुलने के आधार पर कुछ और होता है। लेकिन अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा वही ह्रस्व वाली, वही दीर्घ वाली समस्या, वही आपकी प्लुत वाली समस्या, ठीक है ना। और इन तीनों को हम कहेंगे कि सर स्वर है तो 3 मार देते, और यहां पर अगर लिखा होता वर्ण कितने प्रकार के होते तो यहां पर ऑप्शन बी हो जाता। फर्क समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है? अंग और आह क्या है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि अंग और आह वो है जो भैया ना स्वर है और ना ही क्या है, ना सर व्यंजन है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, ना स्वर है ना व्यंजन है, इनकी संख्या 2 है। एक सर आपका अंग है तो एक आपका आहा है, और एक आपका अंग है तो एक आपका आहा है, तो ऑप्शन सी। संयुक्ताक्षर क्या होते हैं? संयुक्ताक्षर वो हैं जिनको हमने कहा कि 4 है, छत्रक, ज्ञ और स्रा, ठीक है ना। इनकी संख्या सर 4 है। इनकी संख्या हमने कहा अयोगवाह है, तो अयोगवाह की संख्या आपका अंग और आहा हो गई, तो हमने कहा इनकी संख्या 2 हो गई। इनकी संख्या अगर हमने देखी जाए तो 33 होती है और इनकी संख्या 11 होती है, तो ये भी आपके हमारे कंफर्म हो गए। अगला, जिनके उच्चारण में दीर्घ से अधिक समय लगता है। मैंने कहा कि अगर ह्रस्व से अधिक समय लगेगा, ह्रस्व से ह्रस्व में कम समय लगेगा। देखिए ह्रस्व में कम समय लगता है, दीर्घ में जो है, दीर्घ में जो है ह्रस्व से 2 गुना। भैया समझने की कोशिश करिएगा, ह्रस्व से 2 गुना, और 3 ही स्वर होते हैं आपके। और प्लुत की बात करेंगे ह्रस्व से 3 गुना, और जैसे ही 3 गुना आ जाएगा वैसे ही दीर्घ से तो ज्यादा है, और दीर्घ से ज्यादा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात खत्म हो गई, बहुत बढ़िया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? अब स्वर की बात अगर हम करते हैं तो हमने ये कहा जो स्वर है वो स्वतंत्र है, जो स्वर है वो स्वतंत्र है। अब जो स्वर है अगर वो स्वतंत्र है तो मुझे यह भी पता होना चाहिए कि स्वर अगर स्वतंत्र है तो स्वर की अगर मैं बात करता हूं तो उनको हम कहेंगे कि आ से लेकर री तक जो स्वर है इनकी संख्या सर 11 है। लिखने के आधार पर जो स्वर है
वो ध्यान दीजिएगा। अगर एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि लिखने के आधार पर, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आधार पर स्वर होते हैं 11 और उच्चारण के आधार पर जो है स्वर होते हैं 10, यही ना। तो हमने कहा सर 11, लेकिन इसको हम क्यों नहीं लेते, क्योंकि ये हमारा है चा वर्ग में, और चाछा जा झा और वां, ये हमारा क्या है, ये चा वर्ग, और चा है हमारा तालव्य व्यंजन। और ये तालव्य व्यंजन जब है तो ये व्यंजन हुआ ना, और ये व्यंजन के साथ साथ ये पंचमाक्षर हुआ, पंचमाक्षर के साथ साथ ये अनुनासिक भी हुआ। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगला, उच्चारण के समय जीव के स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? जीव की स्थिति के अनुसार, अरे सर बिल्कुल ठीक बात है। मैंने अभी कहा अग्रस्वर जब जीव का हिस्सा आगे का सक्रिय हो, सर मध्यस्वर है ना, मध्यस्वर हमने कहा कि अगर आप ए की बात करते हो, ए है ना, और मध्यस्वर की बात अगर करोगे तो आ जाएगा। इसी तरीके से आपका पश्च स्वर, और जैसे ही पश्च स्वर की बात करोगे तो आप और आगे जो बचा हुआ है, तो हमने कहा 3 भागों की बात करी गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब भले ही यहां जीव होता या भले ही आप मात्रा के अनुसार, अगर एग्जाम में लिखा होता कि यानी क्वेश्चन में मात्रा की स्थिति के अनुसार, तो भी 3 मारते, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। जीव के आधार पर अग्रस्वर मध्यस्वर पश्चस्वर, तो भी 3, बात खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती। पूरा फुली और फाइनली कोर्स प्राप्त करने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लें गुरुजी वर्ड। आपके लिए हमने निःशुल्क कार्यशाला लगा दी है। एक दिन हम ये कराएंगे, नोट्स बनवाएंगे, एक दिन टेस्ट लेंगे। चिंतित ना होइए, आपका भाई आपको हारने नहीं देगा। आज ही सब्सक्राइब करें। और एक विनती आपसे है कि अपने मित्रों में, दोस्तों में बस इतना बता देना कि धीरज सर आपके भाई आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। उनके चैनल का नाम है गुरुजी वर्ड, ठीक है ना। हमने भी पहली बार विजिट किया, या बहुत से बच्चे होंगे जिनके नए बच्चे कांटेक्ट में होंगे, उनसे बस इतना कहना कि आपका भाई आपको पढ़ा रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा बिल्कुल ना करें। 8:30 बजे देश की नंबर 1 क्लास में आपका स्वागत है, ठीक है ना। चलो, वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती हैं, उनको व्यंजन कहते हैं। यह बात आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, नेक्स्ट क्या है? धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन तो बहुत आसान है। स्पर्श व्यंजन को मैंने आपको रटा दिया है, का से लेकर मां तक जाते हैं। और का वर्ग है ना, का वर्ग आप जानते हो, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है और पा वर्ग होता है, यही है ना, का चा टा ता पा। और यही अगर है तो आपको पता है कि का की बात करोगे, चा की बात करोगे, टा की बात करोगे, ता की बात करोगे, पा की बात करोगे। अब अगर ध्यान से देखो, हा क्या है? हा तो दोस्तों जाएगा आपका ऊष्म व्यंजन के साथ, ठीक है ना। ला आपका क्या है? ला आपका अंतस्थ व्यंजन है। सा आपका क्या है? सा आपका ऊष्म व्यंजन है। बचा ऑप्शन नंबर बी, क्यों? क्योंकि चा वर्ग के आगे जाओगे तो चा छा मिल जाएगा। बात खत्म हो गई। क्योंकि टोटल स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 25 होती है। हर 5 वर्ग में 5-5 सदस्य होते हैं। आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला, हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान क्या है? ऑलरेडी बताया है कि पंचमाक्षर को हम क्या कहते हैं। ऑलरेडी अभी बताया है कि पंचमाक्षर को हम क्या कहते हैं, अंतिम पंचमाक्षर को ही अनुनासिक कहा जाता है। अनुनासिक वो होते हैं जिनको मुंह और नाक दोनों से बोला जाता है ना। और मैं आपसे कहता हूं, बार बार कहता हूं कि अंतिम पंचमाक्षर चाहे वो हुआ हो, चाहे वो णा हो, चाहे वो ना हो, चाहे वो मां हो, है ना, ये सब क्या है? ये सब आपके वो है जो हम कहते हैं बिना मुंह और नाक के नहीं बोले जा सकते। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन वो है, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं इनकी, तो ये ऊष्म हो गए, इनकी तो ये आपके क्या हो गए? अंतस्थ हो गए। मेरी बात को समझ रहे ना? तो ये अंतस्थ हो गए। इनकी अगर मैं बात कर लेता हूं तो ये आपके अयोगवाह हो गए, जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। और इनकी अगर मैं बात कर लेता हूं तो ये आपके संयुक्त व्यंजन हो गए, ठीक है ना। तो मेरा उद्देश्य यह है कि आप तक सही चीजें पहुंचाएं, जिनकी संख्या 4 होती है। नेक्स्ट,
सासा सा हा क्या है? सासा सा हा दोस्तों, अगर आपको पता है कि ये आपका और ये आपका होता है उत्क्षिप्त, तो उसमें इस क्वेश्चन का आंसर 16 का हो जाएगा। स्पर्श आपको पता है का से लेकर मां तक इनकी संख्या पूरी 25 होती है, और ऑलरेडी अभी बताया हमने कि जो आपकी संख्या है छत्रक ज्ञ स्रा, ये आपके होते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है ना, तो आंसर बी होगा। अगला उत्क्षिप्त व्यंजन है, फिर से आ गया उत्क्षिप्त व्यंजन, क्योंकि अभी पढ़ा रहे थे अब क्वेश्चन आ गया। अब उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? क्योंकि आप देखो ऐसे भी लगा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी ये संयुक्त व्यंजन है, ये अंतस्थ व्यंजन है, यू उसमें है, तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी। जो पढ़ाया है वही है, जो आपको आसान लग रहा है। क्यों लग रहा? क्योंकि अभी मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। आसान इसीलिए लग रहा, जैसे 17 नंबर में उत्क्षिप्त व्यंजन छांटने को था, अब इसमें है उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, तो किस ऑप्शन में हुआ है? उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है तो किस ऑप्शन में हुआ है? अगर आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ढा और ढा आता है, ढा ढक्कन कहीं आया है? सर बिल्कुल आया है। कहीं इसमें है? नहीं है। क्या इसमें है? सर नहीं है। क्या इसमें है? सर नहीं है। दोनों में से एक है? सर बिल्कुल है। ये देखिए बीच में आया हुआ है, यही तो है उत्क्षिप्त व्यंजन। चलिए आगे बढ़ेंगे। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयुक्त से बना हुआ है? जो परिवार अभी आए हैं उनको बता दें, ये वीडियो का एंडिंग पॉइंट है। पूरी वर्णमाला को हमने पढ़ाया है और अंतिम में 35 क्वेश्चन कर रहे हैं। ये कतई ना समझे कि केवल हम क्वेश्चन कर रहे हैं जो अभी आए हैं, क्योंकि वो तो इसी बात से जज करेंगे कि हम अभी आए हैं, अभी पढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञा वर्ण की बात करेंगे तो ज्ञा वर्ण है दोस्तों, तो ज्ञा आपका बना हुआ है जा धन वहां से बना हुआ है, इसलिए जा धन वहां से बना हुआ है। आपको हलंत वाला हमेशा लेना है, और हलंत वाला केवल किसमें दिया गया? बताओ कोई में है? नहीं है। 3 तो अपने आप कट गए। हमेशा याद रखना है छत्रक ज्ञा स्रा 3 ही होते हैं, छत्रक ज्ञा स्रा। और आपको पता है कि आपको यहां पर याद रखना है कि 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, तो 4 संयुक्त वर्ण में हमेशा पहला वाला हलंत वाला होगा। ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो वीडियो को लाइक हमने नहीं बोला है, आप कर लो। आपका अगर इच्छा है आपकी तो कर सकते हो, इससे कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी छत्रज्ञा और स्रा की बात करते हैं। 3 है, चलो कोई बात नहीं, यहां पर 3 ही दिए। छत्रज्ञा ये गणना किसमें आती है? मैंने अभी आपको बोला कि ये 4 होते हैं, इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। मुझे तीनों से क्या मतलब है? संयुक्त व्यंजन। एक चीज अर्धस्वर और छूट रही है इस वीडियो में, तो अर्धस्वर क्या होता है ये भी जान लो। अर्धस्वर दोस्तों, अर्धस्वर यहां पर अगर आपके नोट्स में नहीं बना है तो अर्धस्वर नीचे लिख लो, कहीं भी जगह हो ऊपर। अर्धस्वर की संख्या कितनी होती है? संख्या होती है 2 होती है, और उनको कहा जाता है या और वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या और वा। ये अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं और अर्धस्वर भी होते हैं। मेरी बात को समझना, ये वा दंत्योष्ट भी होता है और या तालव्य भी होता है। ठीक है ना। इसको उच्चारण स्थान में भी पूछ लेते हैं। या क्या है? या आपका तालव्य है, और वा क्या है? वा आपका दंत्योष्ठ है। ठीक है ना। इस चीज को हमेशा याद रखना है। और ये दोनों क्या है? दोनों आपके अर्धस्वर हैं। ठीक है ना प्यारे। चलो, हिंदी व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? हमने कहा कि वर्णों की संख्या जो हमारी अगर पूछी जाती है तो 52 होती है। अगर आपकी स्वर की संख्या अगर एग्जाम में पूछी जाए तो 11 होती है। व्यंजन की संख्या अगर पूछी जाती है तो 33 होती है। ठीक है ना। अंतस्थ की 4, ऊष्म की 4, संयुक्त वर्ण की 4 होती है, उत्क्षिप्त की 2 होती है। इसी तरीके से यहां भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और स्पर्श व्यंजन की हो जाएगी 25। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। कंठ ध्वनियां कौन सी है? इनके चारों ऑप्शन को बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा आएगा और ये स्पर्श व्यंजन से प्रश्न है। जो ध्वनि आपकी आप बोल के करना है, हर ध्वनि को बोल के करिए। अगर आपकी कंठ ध्वनि है तो मतलब आपके कंठ का मतलब होता है गले से आवाज आनी चाहिए। इनको बोल के देखिए कौन सी गले से आवाज आ रही, बोल के देखिए। आप चा बोलोगे तो क्या गले से आ रही? चा जीभ का इस्तेमाल हो रहा, नहीं आ रही। अब जब नहीं आ रही है तो गले की आवाज तो ये बता दीजिए ये कट गया। आप टा इस्तेमाल जीभ का हो रहा, ये मूर्धा हो गई। यानी ये हमें याद रखना है कि ये हमारा तालव्य है, यानी ये तालव्य वर्ग है। और ये हमें याद रखना है कि मूर्धन्य, जब मूर्धन्य पूछा जाए तो ये मारना, जब तालव्य पूछा जाए तो ये मारना। आप इसको जरा गले से आप पा बोल के देखिए। पा क्या गले का इस्तेमाल? नहीं, हम पापा बोलेंगे। देखो इनमें सब में, जैसे हम पापा बोलेंगे, जैसे हम बाबा बोलेंगे, मेरी बात को ध्यान से समझना, जिंदगी में भूलोगे नहीं। जैसे मैं मामा बोलूंगा, ठीक है ना, और जैसे मैं यहां पर क्या बोलूंगा, यहां पर हम बोलूंगा फूफा बोलूंगा, यहां पर मैं भौजी बोलूंगा।
मेरी बात को ध्यान, यही सब मैंने रिश्ते निकाल दिए। कुछ भी बोल सकते हो, फुकरा बोल सकते हो, पानी बोल सकते हो, है ना, कुछ भी बोल सकते हो, मौसी बोल सकते हो। मैंने इसलिए लिखा है कि आपको बोलना है तो इन सभी में ओठ का इस्तेमाल करोगे तो ये ओष्ठ हो जाएंगे। बिना ओठ के मामा बोल के दिखा दो तो जाने, बिना ओठ के भौजी बोल के दिखा दो, बिना ओठ के बाबा बोल के दिखा दो, एक ओठ पकड़ लो, खींच लो नीचे, बोल के दिखा दो, मैं जान जाऊं नहीं बोल पाओगे, क्योंकि इसमें ओठ का इस्तेमाल हो रहा है इसलिए ओष्ठ। ये गले का है तो इसलिए ये कंठ हो जाएगा, बात खत्म हो जाती है। इसलिए आपको याद रखना है, जो जैसा है वैसा आंसर मारना है। कंठ का मतलब गला, सी ऑप्शन हो जाएगा। सा ध्वनि, अब सा के साथ आपको तीन चीजें, हमें बिल्कुल हमें कुछ भी नहीं छोड़ना आज इस वीडियो में। तीन चीजें सा आती हैं, इनके उच्चारण स्थान और लिख लेना, नोट्स बना रहे हैं अगर तो याद रख लीजिएगा। सा सा सा, इनके तीनों उच्चारण स्थान एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, समझिएगा। इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका तालव्य होता है, तालव्य के द्वारा बोले जाते हैं। और इसका जो होता है ये दंत्य होता है, और इसका होता है मूर्धन्य होता है, ठीक है ना। ये तीन होते हैं, इन तीनों का आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। हमसे सा पूछा गया है, हमने ऑप्शन बी मार दिया, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पहले बता दिया है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है। वीडियो में बने रहिएगा। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी के हम अंतिम छोर पर हैं, 35 क्वेश्चन तक हम करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो बहन जो भाई अभी आया है वो पूरा कॉन्सेप्ट देखे, उसके बाद क्वेश्चन देखे, क्योंकि हम नोट्स बनवा रहे हैं, ठीक है ना। हम पहले पूरे चैप्टर को पूरी तरीके से फाइनली पूरा पढ़ाते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन कराते हैं। मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? अभी अभी मैंने बताया था कि मूर्धन्य ध्वनि वो होती है जो जीभ का इस्तेमाल आप करते हो, टक से ऊपर जाती है। खा की बात करेंगे गले की है, और पा की बात करेंगे तो ये आती है ओष्ठ, और ये तालव्य है। तो मूर्धन्य कौन सी है? टा वर्ग वाली। तो टा वर्ग अगर है तो वो मूर्धन्य हो जाएगा। ये वाली है तो ये दंते है, ये वाली है, ये बार बार कहता हूं ओष्ठ है ना, ये ओष्ठ है। ये वाली है तो मूर्धन्य आंसर हो गया, और ये है तो तालु है, तालव्य है। अगला, अब ये बता दो ताथा दाधा सा क्या है? ता वर्ग किसमें आता है? ता वर्ग जो आता है, ता बोल के देखो, ता जीभ कहां लग रही? दांत में, और जीभ जब दांत में लग गई तो दंत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे ही थोड़ी ना मैंने दंत लिख दिया, ताथा दाधा, इसलिए लिख दिया है कि अगर कोई ता है, अगर कोई ता है तो ताकत बोलोगे, कोई ताकत शब्द है, बिना क्या जीभ के दांत को टच किए बोल सकते हो? कभी नहीं बोल सकते हो। अगर मुझे थकान है तो क्या बिना दांत के बोल सकते हो? अगर आपके दांत ही नहीं है तो थकान ही नहीं बोल पाओगे, जीभ तुम्हारी बाहर आ जाएगी, लप 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 लप, है ना। और दा है तो दा बोला मेरे पैर दबा दो, कहीं नहीं पाओगे, दांत नहीं होंगे, नहीं कह पाओगे। था है, वो धा है, धनुष, 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 है ना, धंधा। तो ये क्या है? ये सब दंते हैं। तो ऑप्शन हमारा किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा। बिना दांत का नहीं आप यूज कर पाओगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठ के द्वारा श्वास, अब क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है। जैसे हम बोल रहे हैं अवरोध होता है, हम अगर इसको बंद कर ले क्या बोल पाएंगे? अवरोध। तो ये ओठ और ओष्ठों का मतलब ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ में कौन सा आता है? पा वर्ग आ जाता है, जो पा है, फा है, बा है, भा है, मा है, यही तो आते हैं, इतने ही तो हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, यदि नीचे का ओठ पूरी तरह काट दिया जाए, अपने सेशन में बहुत कराया है, बहुत चुनिंदा प्रश्न है। अगर नीचे का ओठ पूरी तरह काट दिया जाए, मैं कहता हूं काटा ना जाए, पकड़ लो इसको, कौन सा वर्ड आप नहीं बोल पाओगे? ये पूछ रहा है। अगर नीचे का ओठ तुम्हारा काट दिया जाए तो बताओ कौन सा जो है वर्ण आप नहीं बोल पाओगे? तो कोशिश करो, क्योंकि इसमें कोई रटने वाली चीज थोड़ी ना है। अब ट्राई मारो, कौन सा वर्ड नहीं बोल सकते हो? ओठ पकड़ लो, खा बिना ओठ के बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये कंठ से आ रहा, गले से आवाज आ रही। खा, घा बोल सकते हो, ओठ को पकड़ लिया मैंने, नीचे खींच लिया। ला बोल सकते हो, ये किससे आ रही? ये अंतस्थ है दोस्तों, अंतस्थ है। और किससे आ रही? कौन सा हो जाएगा? पार्श्विक हो जाएगा। पार्श्विक व्यंजन होता है, पार्श्व भाग से निकलता है, याद रखिए। आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि बिना ओठ के आप बाबा नहीं बोल सकते, है ना। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्राई करो, अपने ऊपर ट्राई करो, चीजें आसान हो जाएंगी, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। 1% बच्चे ने केवल लाइक किया है, कोई बात नहीं, हजारों बच्चे देख रहे हैं, उन सभी का स्वागत है। वा की बात करेंगे तो वा दंत है प्लस ओष्ठ है। कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है सर? बिल्कुल पढ़ाया है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी जाएगा या ऑप्शन डी, क्योंकि दंत ओष्ठ है तो इससे बेस्ट ऑप्शन किस में जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट,
हिंदी में ध्वनियों के प्रकार कितने होते हैं? जब हिंदी में ध्वनि की बात करें तो ध्वनि ही वर्ण है, ध्वनि ही वर्ण है। ध्वनि और वर्ण क्या है? ध्वनि वर्ण क्या है? यह सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि जो है और वर्ण, लिखने के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है। और बोलने के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि है। बात खत्म। ध्वनियां और वर्ण ये दोनों दो प्रकार की हैं, ये भी दो प्रकार की, ये भी दो प्रकार की। मैं कहता हूं फिर से समझिएगा, ध्वनियों को ही स्वर कहा जाता है, ध्वनियों को ही व्यंजन कहा जाता है। आ गए ना समझ में? तो ये चीजें आपको याद रखनी है, स्वर व्यंजन दो प्रकार के। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पर आएंगे। तांडव मचा रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया, क्या बात है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? मात्रा के आधार पर हमने कहा ह्रस्व जो एक मात्रिक है, ऑलरेडी बताया, एक मात्रिक है। स्वर पूछा है ना, एक मात्रिक है, हमने कहा ठीक है। दीर्घ स्वर, दीर्घ जो द्विमात्रिक है, दो मात्रिक, जिसको द्विमात्रिक कहा जाता है। और प्लुत स्वर जो हमारा क्या है? त्रिमात्रिक है। तो आप समझ गए ना, त्रिमात्रिक है। तो मात्रा के आधार पर जो स्वर है वो ऑप्शन नंबर बी। लास्ट के 5 प्रश्न आप सभी के नाम। जीवा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? ऑलरेडी बताया, 3। यहां पर भी 3 मारना है, अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर। यहां पर देखें, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? बहुत आसान सवाल है, लेकिन गलत भी बहुत से बच्चों से होता है। जो परिवार अभी आ रहा है वो शुरू से देखें, लास्ट में क्वेश्चन करा रहे, फ्री नोट्स आपको बनवाए मजेदार। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहा जाता है व्यंजन कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी जाएगा। यह बहुत अच्छा प्रश्न है। इस क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो समझने की जरूरत है। अगर एग्जाम में पूछा जाए चा वर्ग जो है वो क्या होता है? चा वर्ग होता है तालव्य, पहली बात। दूसरी बात, अगर यह पूछा जाए कि यह बताओ या जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है? सर तालव्य है। नोट कर रहे हैं ना जो बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, एग्जाम में जो सबसे ज्यादा आता है। अगर एग्जाम में यह पूछा जाए कि छोटी ई का जो है उच्चारण स्थान क्या है, तो तालव्य मारना, और बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या है, तो भी तालव्य मारना। तो ये आपको 4 से 5 चीजें याद रखनी है। यानी यहां तालव्य है कहीं सर, बिल्कुल है, यानी ऑप्शन जाएगा किसके साथ? सी के साथ चला जाएगा। और एक आपको सा जो है, एक आपको ये वाला सा भी जो है, ये सा कौन सा? ये वाला सा है ना, ये वाला सा। तो ये क्या है? ये भी आपका तालव्य है। ठीक, नोट डाउन करिए। अगला, बहुत बढ़िया, क्या बात है, थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट, कई बार बताया ऑप्शन जाएगा बी के साथ, पाफा बाभा बिना ओठ के नहीं बोल सकते। यह बहुत अच्छा प्रश्न है। यहां पर क्या है समझने की कोशिश कीजिए। बा एक दंत्योष्ठ है और फा भी दंत्योष्ठ माना जाता है, लेकिन चूंकि अब एग्जाम में केवल वा आता है तो इसको याद रखिए, वा का उच्चारण स्थान दंत्य और ओष्ठ से होता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। एक होता है कंठ्योष्ठ, एक होता है दंत्योष्ठ। अब ओ की बात करोगे तो आप ओ, अब जैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या आपको तुक्का मारने की जरूरत थी? नहीं, क्योंकि आपको अपने हिसाब से मारना। अब आप बोल के दिखाओ मुझे, ओ बोलिए, ओ। तो ओ बोलोगे तो किसका इस्तेमाल कर रहे हो? आप दिमाग लगाओ। ओ बोलोगे तो आपके आकार कैसे बदल रहे हैं? आप ऊ बोलोगे, ओ बोलोगे तो ओ जो है ये कैसे बोल रहे हैं? आपके ओंठ का आकृति बदल रहा है, ओ, है ना। अब जब ओंठ की आकृति बदल रही है तो आप ओंठ का मतलब ओष्ठे होता है, कंफर्म है, ओष्ठे होता है। या तो ओष्ठ देखोगे तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब ये ओ बोल रहे हो तो ओ अगर बोलोगे तो क्या इसमें दांत का इस्तेमाल है? सर नहीं है, तो कट गया ऑप्शन। अब ओ आवाज कहां से आ रही? ओ, अब आवाज आ रही यहां से, गले से आ रही। तो गले से आवाज, गले को कहते हैं कंठ, कंठयोष्ठ। कंठ प्लस ओष्ठ बराबर कंठयोष्ठ, यानी ऑप्शन डी। बात खत्म। इस चीज को हमें अच्छे से भांपना है। मेरी बात को ध्यान से समझें। एक ही काम करना है, अच्छी चीजों के लिए मैं बताता हूं, सारी चीजें मैं दूंगा। फ्री पीडीएफ को पाने के लिए तुरंत जाए, मैंने डाल दी है पीडीएफ, इससे भी बढ़िया पीडीएफ मैंने डाल दी है। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी का इंस्टॉल करें ऐप और रेटिंग 5 का दे, और फ्री पीडीएफ वाले फोल्डर में जाए, आपको पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। 2 चीजें अच्छी रहनी चाहिए आपके
मोबाइल में, और हमने दोनों की लिंक हमने नीचे दे दी है। गुरुजी वर्ड का टेलीग्राम सर्च करें, ज्वाइन कर लें। लाखों बहनें लाखों भाई जुड़े हुए हैं। हमने किस तरीके से इस वीडियो को पढ़ाया है मैं आपको दिखा देता हूं। जो बहनें जो भाई हमारे अभी आए हैं, मैंने इस वीडियो में एक नया तरीका अपनाया है। कंप्लीट हिंदी का हमने एक आपको तांडव मचाने वाली सीरीज हमने लॉन्च कर दी है आज, और फ्री यूट्यूब पर मिलेगी, जिसकी पीडीएफ आपको उन दोनों चीजों पर मिल जाएगी जो आपके मोबाइल में होनी चाहिए, मेरी बात मानने, ठीक है ना। दूसरी चीज आपको याद रखना है कैसे मैंने पढ़ाया है कि सामान्य हिंदी में पढ़ना क्या है, और सामान्य हिंदी में ये आपको 18 से 20 चैप्टर पढ़ने हैं। हमने आज का रणक्षेत्र शुरू किया, यहां से वर्णमाला से शुरू किया। हमने एक ऐसे बेस्ड नोट्स की बात करी जिसमें हमने ये देखा है कि किस तरीके से पढ़ा जाता है, क्या वर्ण है, क्या स्वर है, क्या उनसे प्रश्न आएंगे, लिखने के आधार पर स्वर कितने होते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं। इन सभी की हमने श्रृंखला, आज पहली क्लास थी इसलिए पूरी तरीके से प्लेलिस्ट बना दे रहा हूं, और सारे बच्चे, कोई छोटे से बड़ा एग्जाम बैठ जाएगा, धीरज द्विवेदी तुम्हारा सर नहीं झुकने देगा, यह दावा है। कोई अगर स्वर है तो स्वर कितने प्रकार के हैं, उच्चारण के आधार पर, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, द्वार खुलने के आधार पर कितने हैं स्वर। व्यंजन की बात करें तो व्यंजन क्या है, किस तरीके से व्यंजन को पढ़ा जाता है, क्या व्यंजन के जो है उच्चारण स्थान होंगे, कैसे हम इन चीजों को देखेंगे। अनुनासिक क्या है, अयोगवाहक क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, कितनी संख्या होती है, प्रकंपित व्यंजन कितने होते हैं, क्या संख्या होती है, संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, कैसे इनको बनाया जाता है, क्या चार्ट है, दंत्योष्ट व्यंजन कितने होते हैं, कैसे बनता है, क्या उच्चारण स्थान है, काकल्य व्यंजन हिंदी में कितने होते हैं, क्या उच्चारण स्थान है। समझने की बात करिए, आगत व्यंजन कितने होते हैं, क्या उच्चारण स्थान है, कहां से आए हैं। इसके बाद ही बात देखिए, इसके बाद हमने 1 से लेकर 35 तक आपको बहुत वीआईपी क्या कराए हैं, क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें आप ये नहीं कह सकते कोई बहन कोई भाई कि हमने कुछ भी छोड़ा है हिंदी वर्णमाला में। जो कोई भी अध्यापक देखिए अध्यापक सब बढ़िया होते हैं और सबकी कद्र है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जो मैंने वीडियो पढ़ाई है वो कई पार्टों में लोगों ने 7-7 घंटे लिए हैं, कई पार्टों में लोगों ने 5-5 7-7 सेशन लिए हैं। मैंने इस वीडियो में, एक वीडियो में पूरी वर्णमाला खत्म कर दी है। अगले से अगला चैप्टर, आप सबके प्यार के आकांक्षी, आपका जो सिलेबस है वो बहुत कम समय के अंदर हम खत्म कर देंगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम विदा चाहेंगे। आपका भाई धीरज द्विवेदी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होगा। वंदे मातरम।